तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। बीए फर्स्ट ईयर की क्लास हम शुरुआत कर रहे हैं और एक पार्ट हमने पढ़ लिया है राजनीति विज्ञान वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो पहले पेपर के अंदर जो राजनीतिक सिद्धांत का पेपर होता है, ये बुक का नाम है राजनीतिक सिद्धांत। तो इसके अंदर हमने पिछले वीडियो के अंदर देख लिया था जो राजनीतिक सिद्धांत है उसके बारे में, उसका अर्थ वगैरह, प्रकृति, महत्व है, वो सारी चीज़ें हमने देख ली थी। आज जिस चीज़ की बारी है वो है व्यवहारवाद। ठीक है, बिहेवियरिज्म। तो व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, इससे प्रश्न आपके पक्का एक ना एक तो ज़रूर आएगा, और कभी अगर ये नहीं आएगा तो ये राजनीतिक सिद्धांत वाला आएगा। ठीक है, इन दोनों में से अथवा में एक प्रश्न आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। और अगर आपको थोड़ा ज़्यादा नंबर चाहिए, अच्छे अंक चाहिए परीक्षा के अंदर, तो आपको सब चीज़ को समझना होगा और उसको डीपली अध्ययन करना होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको व्यवहारवाद के बारे में थोड़ा समझाने वाला हूँ और आप कैसे अच्छे से अच्छा परीक्षा में लिख सकते हैं, ताकि कम पढ़ो और ज़्यादा लिखो, वही आपका फॉर्मूला होगा और वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक बने रहना और मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बताऊँगा, पूरी चीज़ें। आप अगर ये पूरी PDF चाहिए, आपको डाउनलोड करनी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप डाउनलोड कर लेना। और वहाँ पर आपको मैंने 10-20 रुपये इसकी प्राइस रखी होगी, वहाँ से आप पे करके आप आराम से इसको खरीद सकते हैं। ठीक है, दोनों पेपर की आपको एक साथ ही मिलने वाली है PDFs। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। और इस PDF के अंदर आप देख सकते हैं कि प्रश्न उत्तर और जो व्याख्या हैं वो सारे इंक्लूड किए हुए हैं। ठीक है, दोनों साथ में ही है। ठीक है, सीरीज़ से आपको अच्छा पैकेज मिल रहा है। तो अब देखते हैं व्यवहारवाद के बारे में। तो देखिए, व्यवहारवाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लघुत्रात्मक प्रश्न भी इससे बनने के चांसेस होते हैं। तो प्रश्न मैंने आपको दे रखा है, व्यवहारवाद से आप क्या समझते हैं, इसकी क्या विशेषताएं और इसका क्या महत्व है, वो सारी चीज़ें आपसे प्रश्न में पूछ जा सकती है। अब ये निम्नात्मक में भी पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं आपको छोटे वाले प्रश्न में भी, या पूछ सकते हैं लघुत्रात्मक प्रश्न में भी। ठीक है, वो डिपेंड करता है एग्जाम नंबर पर। हमें तो इसका जो है फॉर्मूला पता होना चाहिए, चाहे वो किसी में भी पूछे, हमें लिखना आना चाहिए। तो देखिए, व्यवहारवाद आखिर होता क्या है। देखिए, व्यवहारवाद को मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बता देता हूँ। जो व्यवहार होता है, हम व्यवहार के बारे में हम जानते हैं, जो बिहेव करते हैं, तो उसी से शब्द बनना है व्यवहारवाद। ठीक है, यानी कि जो राजनीति विज्ञान का हम अध्ययन करते हैं, ये एक दृष्टिकोण है राजनीति विज्ञान को समझने का, उसको अध्ययन करने का। यानी व्यवहार के द्वारा जो भी जनता का व्यवहार होता है, राजनेताओं का व्यवहार होता है, उन जो भी व्यवहारवाद है, मतलब व्यवहार, उनके व्यवहार के द्वारा जो राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते हैं, तो उसको व्यवहारवाद आप कह सकते हैं। शॉर्ट में ये इसका आप कह सकते हैं परिभाषा है, बिल्कुल सिंपली तरीके से। अब इसकी परिभाषा वैसे आप देखें तो राजनीति विज्ञान में अलग है। ठीक है, वो हम अभी समझेंगे इसके बाद में। तो अब हम जो लिखा हुआ है वो बात पढ़ लेते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको शॉर्ट में समझ में आ गया होगा कि व्यवहारवाद क्या है। ठीक है, तो देखिए, व्यवहारवाद की नींव जो ग्राहम बेलास, आर्थर बेंटले, चार्ल्स मेरियम आदि ने 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में रखी। यानी कि जो 20वीं शताब्दी शुरुआत हुई थी 1900 के बाद के अंदर, तो उसके बाद में व्यवहारवाद की जो है बातें होने लग गई थी। ठीक है, उससे पहले जो परंपरावादी दृष्टिकोण होते हैं, वो सारे दृष्टिकोण पहले चल रहे थे। ठीक है, तो उनके बाद के अंदर ये व्यवहारवाद का उदय हुआ, आप ऐसा मान सकते हैं। सर्वप्रथम ग्राहम बेलास ने 1908 में प्रकाशित जो उनकी पुस्तक थी ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स में राजनीति विज्ञान के जो तत्व होते हैं, जैसे भावनाएं, व्यक्तित्व, रुझानों आदि के प्रभाव के अध्ययन पर बल दिया। किसने दिया पहली बार बल? ये दिया था इन्होंने, ग्राहम बेलास ने 1908 के अंदर। अपनी जो पुस्तक है उसमें इन्होंने ये सारी बातें लिखी थी। ठीक है, फिर देखिए, आदि के प्रभाव का अध्ययन बल दिया। इन तत्वों के प्रभाव का विश्लेषण राजनीति में व्यवहारिकता का समावेश स्वयं कर देता है। इसी प्रकार 1908 में ही प्रकाशित आर्थर बेंटले का जो पुस्तक है उनकी प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, यानी ये पुस्तकों के नाम मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि इनसे 1 नंबर के प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। कि जैसे पूछ लिया कि जो आर्थर बेंटले है उसकी पुस्तक का नाम बताइए। अभी जो छोटे वाले प्रश्न इसमें दिए हुए हैं उसमें ऐसे ही पुस्तकों के नाम आपसे पूछे जाएंगे, और परीक्षा में 100% 1-2% ऐसे पुस्तकों से संबंधित आते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये पुस्तकों के नाम आपको पता होना ज़रूरी है कि कौन सी पुस्तक क्या है। वैसे मैं अलग वीडियो इसके लेकर आता रहता हूँ कि कौन से जो दार्शनिक इन्होंने क्या पुस्तकें लिखी है। ठीक है, तो आप चैनल पर जुड़े रहेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो इन्होंने अपनी पुस्तक में राजनीतिक संगठनों व संस्थाओं के अध्ययन के स्थान पर राजनीतिक प्रक्रियाओं के अध्ययन और विश्लेषण का समर्थन किया। इसी क्रम में 1925 में चार्ल्स मेरियम ने अपनी जो पुस्तक है न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स में सैद्धांतिक अध्ययन के स्थान पर व्यवहारवादी तथा वैज्ञानिक अध्ययन की संस्तुति दी। यानी कि ये पहले तो जो सैद्धांतिक अध्ययन था, यानी परंपरावादी अध्ययन था सिद्धांतों के आधार पर, लेकिन बाद के अंदर व्यवहार के हिसाब से जो है पॉलिटिक्स का अध्ययन करने लग गए थे। ठीक है, तो राजनीति जो व्यवहारवाद से संबंधित उपयुक्त विचारों को संकलित कर 1950 में अमेरिका के राजनीति शास्त्री डेविड ईस्टन ने एक व्यवस्थित सिद्धांत के रूप में व्यवहारवादी दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया। इसलिए उनको व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, व्यवहारवाद का जनक किसको कहा जाता है, प्रश्न बन सकता है और बनता भी है। तो डेविड ईस्टन, इसका नाम जरूर ध्यान रखना, ये अमेरिका के थे। ठीक है, और इन्होंने सर्वप्रथम जो है व्यवहारवाद की संकल्पना था, मतलब आप इसको जनक कह सकते हैं व्यवहारवाद का, इन्होंने ही इसका उदय किया। ठीक है, अब व्यवहारवादी जो दृष्टिकोण है राजनीति विज्ञान के अध्ययन को वैज्ञानिक और यथार्थवादी आधार प्रदान करता है।
ये व्यवहारवादी दृष्टिकोण। फिर इसके अन्य समर्थक में कैटलिन स्टुअर्ट राइस, फ्रैंक केंट, हेराल्ड लासवेल, डेविड ट्रेमेन, हर्बर्ट साइमन, आमेंड पोवेल, एडवर्ड सील्स आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। अब ये नाम आपको, मुझे पता है, याद नहीं रहने वाले हैं, किसी से याद नहीं रहते, मगर अगर आप कोशिश करोगे याद रखने की, एक दो इनमें से दो के भी नाम याद रखोगे और एग्जाम में पर्सन में आप इनके किसी के भी हिसाब से अगर आप लिख लो, तो ऐसा लिख दोगे कि स्टुअर्ट राइट के हिसाब से परिभाषा ये है या उसने ये कहा, तो उसमें आपके एग्जाम में फिर अच्छा इम्पैक्ट जाता है, ठीक है, और अच्छे अंक मिलने के चांसेस होते हैं। इन्हीं सब नामों की वजह से ही तो अंक बढ़ते हैं, वरना तो जो कॉपी तो सभी भर के आते हैं एग्जाम के अंदर, नंबर सबको बराबर नहीं मिलते, ठीक है। तो इसलिए आप जितनी कोशिश हो सके इनमें से जो नाम वगैरह होते हैं, ये दार्शनिक वगैरह, इनके नाम आपको याद करने की कोशिश किया करें, रट लेना इनका नाम, ठीक है। एक दो के ज़रूरी नहीं है, अगले का मतलब सभी के ज़रूरी नहीं है याद रखना, किसी किसी के जो खास है, जैसे ईस्टर्न अभी जो इसका जनक है व्यवहारवाद का, उसका नाम याद रख लिया, और एडवर्ड सील्स, जो भी आपको पसंद हो किसी भी एक दो का नाम याद रख लो, और उसके हिसाब से क्या परिभाषाएँ वो आप देख लो एक बार, ठीक है। और ये सीरीज़ में भी ऐसी दी हुई होती है, तो वो आप याद करने की कोशिश किया करो ताकि आपके नंबर अच्छे से अच्छे आए। और अब हम बात करते हैं जो व्यवहारवाद का अर्थ है और उसकी क्या परिभाषाएं। ये तो अभी हमने शॉर्ट में तो देख लिया कि जो व्यवहार के आधार पर राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो उसको व्यवहारवाद कहा जाता है, मगर इसका वास्तव में पॉलिटिक्स की भाषा में किस प्रकार लिखा जाता है वो हम देखते हैं। देखिए, इसके अर्थ जो संबंध है व्यवहारवाद के संबंध में, जो व्यवहारवादियों के विचारों में एक रूपता मतलब नहीं है, ये तो एक रूपता किसी में भी नहीं होती है। इतिहास में भी आप देख लोगे तो इतिहासकार अपने जो है विभिन्न मतभेद रखते हैं, इसी प्रकार यहाँ पर भी मतभेद है। कुछ विद्वानों के अनुसार व्यवहारवाद एक मनोदशा तथा मनोवृत्ति है। मनोदशा मतलब जो हाव भाव है, मनो का जो शरीर का मूड है उस प्रकार की, वो है व्यवहारवाद। और कुछ ने कहते हैं, जो ईस्टर्न है, जो इसका जनक है व्यवहारवाद का, ईस्टर्न के अनुसार ये व्यक्ति की वैज्ञानिक मनोदशा का प्रतिबिंब है। कौन? व्यवहारवाद। ईस्टर्न ने उसे विभिन्न नामों जैसे बौद्धिक प्रवृत्ति, तथ्यात्मक शैक्षणिक आंदोलन, व्यवहारवादी क्रांति आदि नामों से संबोधित किया है। और ये इसका जो जनक है, तो इसका जो ज़्यादातर इसका चलेगा, यानी ये जो है आप कह सकते हैं अधिक ऑथेंटिक माना जाएगा। तो इसके बाद रॉबर्ट ए डेहल ने व्यवहारवाद को परंपरावादी पद्धति का सैद्धांतिकता के विरुद्ध एक विरोध आंदोलन की संज्ञा दी। यानी पहले जो परंपरावादी आंदोलन चल रहा था, जो भी पुराना दृष्टिकोण चल रहा था, उसके खिलाफ इसको आप कह सकते हैं, इसके विरोध में ये आंदोलन चला था, ठीक है, व्यवहारवाद। तो इसलिए इसको इसके विरोध का एक आंदोलन कह सकते हैं। अतः व्यवहारवादी उपागम में अध्ययन का केंद्र बिंदु संस्थाएं न होकर व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार है। यानी जो व्यक्ति राजनीति के प्रति अपना किस प्रकार का व्यवहार करता है उसको आप कह सकते हैं व्यवहारवादी जो है दृष्टिकोण, या व्यवहारवादी आप राजनीतिक विज्ञान कह सकते हैं, ठीक है। फिर व्यवहारवाद में व्यक्ति के व्यवहार का एक सामाजिक संगठन के सदस्य के रूप में विश्लेषण किया जाता है। यह अध्ययन पद्धति अपना ध्यान राजनीतिक व्यवहार पर केंद्रित करती है और राजनीतिक व्यवहार के माध्यम से राजनीतिक संगठन, प्रक्रिया तथा समस्याओं का वैज्ञानिक विश्लेषण करती है। यह एक व्यापक अवधारणा है जो मनोदशा, मनोवृत्ति, सिद्धांत, कार्यविधि, पद्धति, दृष्टिकोण, अनुसंधान और इसके साथ ही सुधार आंदोलन सभी कुछ है इसके अंदर। जो भी ये सारी चीज़ें हैं, ये सब चार तत्व हैं व्यवहारवाद के अंदर, आप इसको शामिल कर सकते हैं, इनको शामिल किया जाता है, ठीक है। तो जो व्यवहारवाद है वो बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो हाव भाव है शरीर का, जो मनोदशा है, उसी के आधार पर व्यवहारवाद डिसाइड होता है पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है। फिर व्यवहारवाद मानव की क्रियाओं से संबंधित है, किस प्रकार की वो क्रियाएँ करता है, वही जो क्रियाएँ करता है वो व्यवहार से ही करता है। भाई आदमी व्यवहार कैसा है वो उसी प्रकार की क्रियाएँ करता है, तो ये उसी से क्रिया से संबंधित है। तथा समाज में व्यवहार, मानव व्यवहार से संबंधित सामान्य अनुमान स्थापित करने का उद्देश्य रखता है। व्यवहारवाद जो है राजनीति विज्ञान को अनुभवमूलक विज्ञान बनाता है। अनुभवमूलक का मतलब है अनुभव के हिसाब से। भाई यही तो सीधा सा बात है कि जो भी व्यवहार है वो अपना ज़्यादातर उसमें अनुभव आता है। हम कोई चीज़ बार बार करते हैं तो उसमें हमारा अनुभव हो जाता है, तो इसी को आप कह सकते हैं जो व्यवहारवादी राजनीति है उसको अनुभवमूलक विज्ञान बनाता है। अनुभव राजनीति, अनुभवमूलक जो राजनीति है वो उसको बना देता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ उस प्रकार, ठीक है। थोड़ी हालांकि लैंग्वेज इसकी टफ है, कठिन है, और जो नए बंदे होते हैं उनको समझने में दिक्कत आती है, मगर आप इसको गहराई से समझने की कोशिश करेंगे तो एक दो बार वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए व्यवहारवाद की विशेषताएं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्यवहारवाद की विशेषताएं पूछ लेते हैं, व्यवहारवाद की 4 विशेषताएं लिखिए, कभी पूछ लेगा 2 विशेषताएं लिखिए, तो वो एग्जामिनर पर है, तो आपको कोई 1-2 विशेषताएं ध्यान होनी चाहिए। चलिए हम बिना किसी देरी के पढ़ते हैं। पहली विशेषता, यह शोध में राजनीतिक संस्थाओं को मौलिक इकाई न मानकर व्यक्तियों के व्यवहार को विश्लेषण की मौलिक इकाई मानता है। यानी कि ये राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन करता है वो किस प्रकार करता है, भाई व्यक्ति के व्यवहार पर करता है। जो पहले जो दृष्टिकोण थे, जो पुराना वाला दृष्टिकोण था, उसमें राजनीतिक संस्थाएं जो भी थी, भाई सरकार किस प्रकार की है, सरकार का क्या कार्य है, सरकार की क्या संरचना है, उन सब के आधार पर जो है विश्लेषण करते थे वो लोग। तो अब इसमें जो है व्यक्तियों का व्यवहार, यानी आज जनता किस प्रकार व्यवहार करती है, आदमी किस प्रकार व्यवहार करता है, तो क्योंकि व्यवहारवाद है, ये व्यवहार
व्यवहारवाद का मतलब यही है कि व्यवहार के आधार पर हम विश्लेषण करेंगे। तो इसकी ये पहली विशेषता यही है कि व्यवहार को विश्लेषण का मौलिक इकाई मानता है। फिर दूसरी विशेषताओं की बात करते हैं तो ये सामाजिक विज्ञानों को व्यवहारवाद विज्ञान मानता है और सामाजिक विज्ञानों की एकता अथवा समग्रता पर बल देता है। यानी कि ये जो व्यवहारवाद विज्ञान है वो सामाजिक विज्ञानों को ही मानता है, दोनों एक ही चीज़ मानता है दोनों को। फिर तीसरी विशेषता इसकी आती है, देखिए, यह तथ्यों के सूक्ष्म पर्यवेक्षण, वर्गीकरण तथा माप की शुद्ध विधियों पर बल देता है, माप की शुद्ध विधियों पर। यानी कि यह अधिक वैज्ञानिक विधियाँ अपनाता है, अधिक जो है फैक्चुअल चीज़ें अपनाता है, यानी ये तथ्यों पर ज़्यादा बल देते हैं। अब जो पुराना दृष्टिकोण है, जो परंपरागत दृष्टिकोण है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं, वो सारी जो पुराना दृष्टिकोण है वो चिंतन पर आधारित होता है। जैसे वहाँ पे जो भी दार्शनिक होते थे, वो प्लूटो, अरिस्टो, जो मैकियावेली वगैरह थे, वो क्या करते हैं, चिंतन के आधार पर उन्होंने जो सिद्धांत थे वो प्रतिपादित किए, वो लिखे। मगर ये जो व्यवहारवाद है इसके अंदर देखिए जो व्यवहार है उसके आधार पर फैक्ट भाई व्यवहार के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, राजनीति के अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है, वो व्यवहारिक के आधार पर उनकी जो है आप कह सकते हैं तुलना की जाती है, अध्ययन किया जाता है। तो ये अधिक फैक्चुअल होगा, अत्यधिक जो है ये आप कह सकते हैं ऑथेंटिक माना जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी तीसरी विशेषता हो गई। चौथी है, इसमें राजनीति के लक्षण को एक रूप, व्यवस्थित व अनुभवमूलक सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी ये हमने देख लिया कि अनुभव के हिसाब से इसमें देखेगा, व्यवहार जो है वो अनुभव के हिसाब से थोड़ा बदलता रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये एक रूप और व्यवस्थित और अनुभवमूलक के हिसाब से इसको परिभाषित किया जाता है। फिर देखिए आगे क्या लिखा है, हेडलाइंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी होगी। डेविड ईस्टन ने अपने लेख जो द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरिज्म में व्यवहारवाद की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया। अब जो ऊपर विशेषताएं लिखी थी वो तो हम जो है कॉमन सेंस के आधार पर हमने बताई थी कि ये विशेषताएं हैं, यानी कि ये राजनीति में। अब केवल डेविड ईस्टन ने जो इसकी किताब है इसके अंदर ये स्पेशल विशेषताएं लिखी है। अब प्रश्न में पूछ ले कि डेविड ईस्टन के अनुसार व्यवहारवाद की विशेषताएं लिखी है, तो आपको ये वाली बातें लिखनी है। और अगर आपसे पूछ ले कि व्यवहारवाद की क्या विशेषताएं, तो आप भलाई इसकी ईस्टन की लिखो, भलाई ऊपर वाली लिखो, भलाई दोनों को मिक्स करके लिखो, वो आपकी मर्जी। ठीक है, मगर जब ईस्टन का नाम देकर आपसे व्यवहारवाद की विशेषताएं पूछ ले तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी। और इसमें मैंने आपको डायरेक्ट हेडिंग्स के अंदर दे रखा है कि भाई ये नियमितता दे दी और इसको हेडिंग कर दी, यानी ये इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ना चाहो तो पूरा पढ़ लेना, अगर टाइम नहीं है तो आप हेडिंग्स पढ़ के आप अपना काम निकाल सकते हो। जैसे ईस्टन के अनुसार व्यवहारवाद की विशेषता क्या है, एक तो नियमितता है, इसके अंदर सत्यापन है, शुद्ध तकनीक है। इस प्रकार आप पढ़ के अपना जो है टाइम आप बचा सकते हो। तो हम तो पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए पहली विशेषता ईस्टन ने बताई है नियमितता। नियमितता का मतलब है भाई जो रेगुलरिटी है। मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार में हमें नियमितता तथा अनियमितता दोनों ही देखने को मिलती है। भाई कोई काम हम रेगुलर करते हैं, कोई रेगुलर नहीं करते, बात सही है। एक ही समस्या के प्रति समाज के व्यक्तियों के दृष्टिकोण यद्यपि भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु इन विचारों में कुछ ऐसे समान बिंदु मिल जाते हैं जिनको एकत्रित करके शोधकर्ता नए सिद्धांतों का निर्माण कर सकता है। इन समानताओं को सामान्यकरण व सिद्धांतों के माध्यम से प्रकट किया जा सकता है। जो भी समानताएं होती है अलग अलग लोगों के अंदर, भाई समानता भी हो सकती है, असमानता भी हो सकती है। अब उनके अंदर जो भी समानता और असमानता के आधार पर हम किसी भी नए सिद्धांत का निर्माण कर सकते हैं कि भाई दो लोगों में क्या समानता है, दो लोगों में क्या असमानता है। तो ये इस प्रकार नए सिद्धांत बनाए तो जा सकते हैं ना, मतलब नियमितता और अनियमितता के आधार पर। ठीक है, तो ये ईस्टन के अनुसार है। ठीक है, ये पहली विशेषता हो गई नियमितता। दूसरी होगी सत्यापन। सत्यापन मतलब जो राजनीतिक व्यवहार के सामान्य परिणामों तथा सिद्धांतों का सत्यापन संभव होता है। सत्यापन के उपरांत संग्रहित तथ्यों में वैज्ञानिकता की मात्रा बढ़ जाती है। यानी कि सत्यापन का मतलब है आप उसको क्रॉस चेक करते हो, चेकिंग करते हो, भाई ठीक है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें। तो ये इसके अंदर ज़्यादा प्रमाणिक मानी जाती है व्यवहारवाद के अंदर। ठीक है, राजनीतिक व्यवहार के जो सामान्य परिणाम है और सिद्धांत है वो सत्यापन उसके अंदर संभव हो जाता है। भाई संभव कैसे हो जाता है, वो तो व्यवहारवाद है। अब व्यवहार में ही हमें पता चल जाता है कि भाई वो ठीक है नहीं आपको कन्फर्म नहीं है तो वापस जाके आप देख सकते हैं, व्यवहार के हिसाब से आप उसको अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, अध्ययन वापस कर सकते हैं। ठीक है, वो सारी। अब जैसे मान लीजिए जो पुराना दृष्टिकोण है परंपरागत, जैसे आप कह सकते हैं अरिस्तु ने कोई दृष्टिकोण लिख दिया, अब उसके अंदर हमें प्रमाणिक नहीं है वो चीज़ भाई कि वो सही है का, वो अरिस्तु ने लिखी नहीं लिखी, वो गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। मगर जो व्यवहारवाद है उसके अंदर कोई भी चीज़, अगर कोई भी सिद्धांत हमें मान लीजिए उसको चेक करना है कि सही है या गलत है, आप चेक कर लो, आप समाज के अंदर जाओ और लोगों का व्यवहार के हिसाब से चेक करो। तो इसी व्यवहारवाद तो यही है, लोगों का व्यवहार देखते हैं, समाज का व्यवहार, जो सरकार है उसका व्यवहार, इसी से चेक करते हैं। वो तो आप कभी भी कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इसके अंदर आप सत्यापन कर सकते हो, चेकिंग कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो, ये इसका मतलब है। फिर शुद्ध तकनीक। व्यवहार के अध्ययन हेतु एक तरह सामग्री को पर्यवेक्षण, परीक्षण और शुद्ध तकनीक के माध्यम से समझा जा सकता है। यानी इसको आप कह सकते हैं शुद्ध तकनीक का मतलब आप कह सकते हैं कि इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं। नए ज़माने की चीज़ें है तो आप इसके अंदर जो है नई तकनीक, नई एकदम शुद्ध तकनीक का भाई इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, फिर परिमाणीकरण यानी प्रमाणकरण, यानी जो भी चीज़ें हैं वो सत्य हो सकती है। सामग्री का प्रयोजन के संदर्भ में मापन तथा प्रमाणीकरण किया जा सकता है कि कौन सी कितना क्या है, वो सारी चीज़ें। फिर मूल्य निरपेक्षता।
व्यवहारवाद में व्यक्तिगत मूल्यों को पृथक रखा जाता है तथा अध्ययनकर्ता को तथ्यों का संग्रह करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उसके मूल्य तथा मान्यताओं का उत्तरदाता पर प्रभाव नहीं पड़े। अब यानी कि कोई मान लीजिए अध्ययन करे तो मूल्य निरपेक्षता का मतलब यह है कि वो बायस्ड नहीं हो। जैसे आप कह सकते हैं, इसको आप समझ सकते हैं कि वो किसी पार्टी के प्रति झुकाव ना हो। कोई भी चीज़ अगर वो अध्ययन कर रहे हैं तो वो जीरो होकर न्यूट्रल होकर कोई भी चीज़ को अध्ययन करें। ऐसा नहीं कि वो पहले ही सोच के गया कि ये तो गलत है और फिर वो अध्ययन कर रहा है, और फिर वो मान लीजिए उसकी मानसिकता पहले से जीरो होनी चाहिए, शून्य होनी चाहिए, मतलब न्यूट्रल होनी चाहिए। तो इसके अंदर जो व्यवहारवाद है उसके अंदर मूल्य निरपेक्षता का ये भाव पाया जाता है, ठीक है। और जो अध्ययनकर्ता होते हैं, विश्लेषणकर्ता जो होते हैं, उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी चीज़ें अध्ययन कर रहे हैं या जो भी चीज़ें सिद्धांतों का अध्ययन कर रहे हैं उसके अंदर हम अपने हिसाब से कुछ भी ना जोड़ें, ठीक है। उसको अध्ययन हम जीरो रह के करें ताकि हम बायस्ड ना हो जाए, ठीक है। मतलब किसी एक चीज़ के प्रति ना झुक जाए। मान लीजिए कोई अध्ययन कर रहा है व्यवहारवाद का और वो परंपरावादी जो दृष्टिकोण उसका भी अध्ययन कर रहा है, तो उसके हिसाब से पहले उसके हिसाब से मान लीजिए परंपरावादी दृष्टिकोण अच्छा है, तो उसके हिसाब से जो परंपरावादी अगर दृष्टिकोण अच्छा है तो वो पहले से ही उसने मान लिया कि परंपरावादी दृष्टिकोण अच्छा है, तो इसलिए वो व्यवहारवाद को कम समझेगा, ठीक है। उसकी विशेषताएं वो ध्यान नहीं देखेगा। तो इस प्रकार ये मूल्य निरपेक्षता भी ज़रूरी है इसके अंदर, ठीक है। फिर आता है क्रमबद्धीकरण। क्रमबद्धीकरण मतलब जो क्रमवाइज चीज़ें होती हैं, इसमें अध्ययन क्रमबद्ध ढंग से होता है। किसके अंदर? व्यवहारवाद के अंदर। ये 5-6 विशेषता कोई 7वां देखिए विशुद्ध विज्ञान, यानी कि जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती हैं तो विज्ञान का प्रयोग तो होता ही है, तो शुद्ध विज्ञान के रूप में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन, ठीक है। तो ये इसकी 7वीं विशेषता। 8वीं विशेषता एकीकरण। समस्त सामाजिक विज्ञान एक है और उनकी उपलब्धियों का प्रयोग एक दूसरे में हो सकता है। सामाजिक विज्ञान में जो भी चीज़ें हैं, जितने भी सब्जेक्ट वगैरह, जो भी सिद्धांत वगैरह है, वो सारी चीज़ें एकीकृत मतलब एक ही है वो सारी चीज़ें, उनका हम उपयोग एक दूसरे के अंदर कर सकते हैं, इसका उपयोग इसमें, उसको इस प्रकार, ठीक है। इस रूप में व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति अंतर अनुशासन दृष्टिकोण पर बल देती है, ठीक है। ये इसकी 8वीं विशेषता हो गई, ठीक है। तो ये 8 विशेषता इसकी हो गई। अब प्रश्न आपसे पूछ ले कि व्यवहारवाद की विशेषताएं लिखिए, 2 विशेषताएं लिखिए, तो लिख लेना नियमितता या सत्यापन, ठीक है। अगर छोटे वाले प्रश्न में पूछे, भाई 2 नंबर वाले प्रश्न ने पूछ दिया कि व्यवहारवाद की 2 विशेषताएं लिखिए, तो आप 1 नंबर लिख लेना नियमितता, 2 नंबर लिख लेना सत्यापन, या जो भी आपको याद रहे इन 8 पॉइंट में से। अगर वो उत्तरात्मक पूछे तो इनमें से आपको पूरा ये आपको याद रखना है। शुद्ध तकनीक, इसके अंदर आपको भाई शुद्ध तकनीक में क्या प्रयोग किया जाता है या क्या है ये, वो सारी चीज़ें आपको एक लाइन के अंदर समझा देनी है। तो इससे आपके जो है नंबर अच्छे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट तो आपको वैसे ध्यान होना ही चाहिए। आप चाहे अंदर वाला पढ़ो या ना पढ़ो, ये तो आप बात की बातें हैं, मगर आपको ये मेन तो ये चीज़ें तो आपको पहले पढ़। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे जो PDF है इसके अंदर हेडिंग्स में जो भी है वो आपको अंडरलाइन कर रखी है कलरफुल तरीके से, ताकि ये तो आपको छोड़ना नहीं है। ये मैंने कलर इसलिए कर रखा है कि ये चीज़ें तो आपको छोड़नी नहीं है। बाकी आप चाहे पढ़े ना पढ़े, ये जो भी अंडरलाइन वगैरह कर रखी है वो आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़नी है PDFs के अंदर, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने अलग अलग से दे रखी है, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ का आपको फ़ायदा मिल जाता है। फिर इसका राजनीतिक विज्ञान पर प्रभाव क्या पड़ता है व्यवहारवाद का, वो हम समझते हैं। देखिए, राजनीतिक विज्ञान पर व्यवहारवाद के प्रभाव का उल्लेख इन बिंदुओं पर हम कर सकते हैं। देखिए, व्यवहारवाद मात्र एक उपागम या दृष्टिकोण नहीं है, वरन ये तो राजनीतिक विज्ञान की समस्त विषय वस्तु को नवीन रूप में प्रस्तुत करने का एक साधन है। इसने राजनीतिक विज्ञान को नए मूल्य, नई भाषा, नई पद्धतियाँ, उच्चतर परिस्थिति, नवीन दिशाएं और सबसे बढ़कर अनुभवात्मक और वैज्ञानिकता जो है प्रदान की है। यानी कि इसके हिसाब से तो ये केवल एक दृष्टिकोण नहीं है राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन करने का। अब इसका जो है फ़र्क राजनीतिक विज्ञान में काफ़ी पड़ा है। जो भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें वो इसके बदौलत आपको देखने को मिल जाती है। भाई इसके अंदर नई भाषा भी जुड़ी है, नए मूल्य स्थापित हुए हैं, नई पद्धतियाँ स्थापित हुई है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें व्यवहारवाद के कारण ही हुई है। ये राजनीतिक विज्ञान पर इसका प्रभाव पड़ा है। फिर दूसरा प्रभाव क्या पड़ा है, व्यवहारवाद ने राज वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाया है। व्यापक मतलब और विस्तृत कर दिया उसके दृष्टिकोण। पहले तो सीमित दृष्टिकोण था, परंपरावादी दृष्टिकोण, आधुनिक दृष्टिकोण। अब व्यवहारवादी भी एक दृष्टिकोण आ गया, तो ये भाई दृष्टिकोण में वो व्यापकता आ गई है, ठीक है। और उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया है कि समाज विज्ञान का अध्ययन दूसरे समाज विज्ञान के संदर्भ में किया जाना चाहिए। व्यवहारवादियों के इस विचार को अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण कहा जा सकता है, ठीक है। यानी व्यापकता इसके अंदर आ गई है। ये दूसरी जो है इसकी विशेषता है, मतलब प्रभाव है राजनीतिक विज्ञान का। तीसरा क्या प्रभाव है, व्यवहारवाद ने राजनीतिक विज्ञान को यथार्थ के धरातल पर खड़ा करने का कार्य किया। यथार्थ यानी जो रियलिटी है उसके अंदर खड़ा करने का कोशिश की है। तो पहले जो भी दृष्टिकोण थे वो तो चिंतन बेस्ड थे, यानी जो भी उनके एक्सपीरियंस या जो भी उनका ज्ञान है उसके हिसाब से वो जो है सिद्धांत प्रतिपादित करते थे। अब मगर जो व्यवहारवाद है वो यथार्थ यानी रियलिटी के आधार पर ज़्यादा, ये रियलिटी को ज़्यादा आप कह सकते हैं टारगेट करता है। तो ये यथार्थ के धरातल पर खड़ा करने का कार्य करता है, ठीक है। फिर चौथी विशेषता, व्यवहारवाद ने अपने वैज्ञानिक अनुभववाद के माध्यम से नवीन दृष्टि, नवीन पद्धतियाँ और नए मापन, नूतन क्षेत्र प्रदान किए है। जो ये अभी हमने पहले पॉइंट में पढ़ा था, ठीक है। तो ये घुमा फिरा के यही पॉइंट वापस आ गया कि ये व्यापक बना दिया।
इसके अंदर नवीन पद्धतियों का प्रयोग होने लगे है, ठीक है। फिर इस चीज़ को आप पढ़े तो पढ़ लेना, बाकी इसको कोई ज़रूरी नहीं है। आप अगर टाइम है आपके पास ज़्यादा तो आप इसको पूरा पढ़ना, ठीक है। मैंने ज़्यादा इसके अंदर वैसे भी जो भी अनइम्पोर्टेंट चीज़ें वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड की ही नहीं है, ठीक है। आप ध्यान रखना कि ये PDF आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही इसके अंदर इंक्लूडेड है, बाकी कचरा मैंने कुछ भी इंक्लूड नहीं किया है। और आपके 60 प्लस नंबर बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब उपयुक्त है ये। और कुछ लोग बात करते हैं कि इससे पास हो जाएंगे, पास नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ 60 प्लस मार्क्स आप बना सकते हैं। और ये रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए तो वैसे तो ज़्यादा कारगर नहीं होगी, ये जो प्राइवेट स्टूडेंट होते हैं उनके ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट स्टूडेंट के पास कुछ मटेरियल होता नहीं है, वो सीरीज भी नहीं भरते टाइम का, तो इस प्रकार जो प्राइवेट स्टूडेंट है उनके लिए ज़्यादा कारगर साबित होंगी ये। और मैं कहता हूँ इनको तो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, सीरीज़ मत पढ़ो भले ही, मगर ये आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। सभी के अलग अलग अपने अपने मायने होते हैं, ठीक है, वो आपके हिसाब से डिसाइड करता है। अब हम प्रश्न उत्तर देखते हैं, जो प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं इस व्यवहारवाद से संबंध। तो छोटे वाले प्रश्न सबसे पहले देखिए, न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स का लेखक कौन है, ठीक है। तो इसका लेखक है एडवर्ड मरियम इसका लेखक है, न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। ये लेखक आपको जरूर ध्यान रखना, 1 नंबर का प्रश्न पक्का पूछा जाता है एक ना एक, ठीक है। फिर द मॉडर्न स्टेट पुस्तक का लेखक कौन है, मैकाइवर है, ठीक है, ये इसका ध्यान रखना है। और अगला प्रश्न आ जाता है कि डेविड ईस्टन के अनुसार व्यवहारवाद क्या है। तो व्यवहारवाद का जनक कौन है, डेविड ईस्टन ही है। और अब प्रश्न इसी प्रकार पूछा जाता है कि डेविड ईस्टन के अनुसार व्यवहारवाद क्या है। तो ईस्टन के अनुसार व्यवहारवाद के अध्ययन की इकाई मानव का ऐसा व्यवहार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षण, मापन और सत्यापन किया जा सकता है। यानी कि जो प्रत्येक व्यक्ति किसी को भी व्यवहार, दूसरे का व्यवहार आराम से देख सकता है, उसको जज कर सकता है, उसका सत्यापन कर सकता है। तो यही है कि भाई मानव का ऐसा व्यवहार है जिसका कोई दूसरा व्यक्ति आराम से जज कर सकता है, आराम से उसका निरीक्षण कर सकता है। तो ये डेविड ईस्टन के अनुसार उसकी परिभाषा है व्यवहारवाद की, ठीक है। फिर व्यवहारवाद की 4 विशेषताएं कौन सी है, प्रश्न पूछ लिया, मैंने आपको बताया था कि विशेषताएं कौन सी है, वो आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा। तो अगर ये छोटे वाले प्रश्न है 1 नंबर 2 नंबर का, तो आपको ऐसे ही लिखना है, ये 4 पॉइंट लिख दिए, ठीक है, बात खत्म। अब अगर आपसे लघुतरात्मक या बड़ा निम्नात्मक पूछ लिया कि व्यवहारवाद की विशेषताओं को उल्लेख करते हुए इसका राजनीतिक विज्ञान पर प्रभाव लिखिए, तो आपको इतना नहीं लिखना है कि नियमितता, तकनीक, विज्ञान और बात खत्म। आपको नियमितता के अंदर भी पूरी चीज़ें उसको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, तकनीक में एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, और भी पॉइंट है इसके अंदर वो भी आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, ठीक है। ये तो प्रश्न के हिसाब से, प्रश्न किस प्रकार पूछा जा रहा है उसके हिसाब से उत्तर देना है आपको, ठीक है। तो 4 विशेषताएं हमने देख ली, नियमितता, तकनीक, विज्ञान, सत्यापन, ठीक है। और भी बहुत सारी विशेषताएं जो इसके अंदर हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है। फिर व्यवहारवाद के उदय का क्या कारण है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए व्यवहारवाद का उदय का क्या कारण है, तो जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुई थी उसके बाद में ही व्यवहारवाद का उदय माना जाता है। वैसे तो आप कह सकते हैं कि जो 20वीं सदी की शुरुआत है, यानी कि 1900 के बाद के अंदर इसका शुरुआत आप मान सकते हैं, मगर वास्तविक रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में इसका उदय हुआ था, ठीक है। तो परंपरागत जो अध्ययन पद्धति है उसके प्रति असंतोष, परंपरागत जो पुरानी अध्ययन पद्धतियाँ चल रही थी, जो भी दृष्टिकोण चल रहे थे, उसके प्रति असंतोष बढ़ने लग गया था लोगों का धीरे धीरे, क्योंकि वर्ल्ड वार हो गया था दुनिया के अंदर। तो जो भी राजनीतिक विज्ञान का सिस्टम था वो फेल हो गया था, क्रैश हो गया था, आप मान सकते हैं। तो उस क्रैश के प्रति अब वो उस क्रैश को रोकने के लिए ये नया सिस्टम आ गया व्यवहारवाद वाला, ठीक है, आप ऐसा मान सकते हैं शॉर्ट में। फिर देखिए अन्य सामाजिक विज्ञानों से प्रेरणा, भाई दूसरे जो भी सामाजिक विज्ञान थे, जो भी अध्ययन वाली चीज़ें थी, तो उसके अंदर नए नए प्रयोग हो रहे थे, नई नई चीज़ें आ रही थी, नई नई इंक्लूडिंग हो रहे थे, और राजनीतिक विज्ञान में कुछ हो नहीं रहा था। तो इनसे भी प्रेरणा मिली कि भाई अब मैं भी अब नई चीज़ें हैं वो नई चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए राजनीतिक विज्ञान में, ठीक है। तो इस प्रकार ये प्रेरणा मिली इनको। फिर द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव, ये सबसे बड़ा प्रभाव तो यही है द्वितीय विश्व युद्ध का। भी जो पहले पुराने दृष्टिकोण चल रहे थे, जो भी सरकार की जो भी संरचनाएँ, जो भी दृष्टिकोण थे, तो वो सब क्रैश हो गए भाई। द्वितीय विश्व युद्ध दुनिया मतलब आपस में लड़ने लग गई, तो सारा सिस्टम क्रैश हो गया। तो अब इसके बाद में जो व्यवहारवाद का आप कह सकते हैं उदय हुआ। फिर नवीन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग, ये तो आप घुमा फिरा के वही आ गया कि जो पुरानी के प्रति असंतोष है तो नवीन पद्धतियों का तो मांग करेंगे ही, ठीक है। तो ये इसका हो गया 4 विषय उदय के कारण होगी, ठीक। फिर आप देखते हैं उत्तर व्यवहारवाद क्या है, समझाइए। इसका प्रश्न ज़्यादा नहीं पूछा जा सकता, मगर कभी किसी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उत्तर व्यवहारवाद भी टॉपिक में दिया हुआ है। तो इसका हम बेसिकली देख लेते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद आखिर है क्या है। उत्तर व्यवहारवाद ये व्यवहारवाद का अगला चरण है। ये एक सुधार आंदोलन और नवीन दिशा संकेत है। इसमें मूल्य और तर्क दोनों को समाविष्ट किया जाता है। यानी कि इसके अंदर मूल्य तो होते ही हैं कि भाई व्यवहार के वास्तव में व्यवहार कैसा क्या चल रहा है, उसके साथ उसके तर्क दिए जाते हैं कि ये व्यवहार ऐसा क्यों कर रहा है। समझे आप मेरी बात को, मतलब कोई व्यवहार कर रहा है या फिर राजनीतिक विज्ञान में कोई व्यवहार हम अध्ययन करते हैं तो उसके साथ उसका तर्क दिया जाता है कि आखिर ये ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा आखिर क्यों कर रहा है। तो उसको उत्तर व्यवहारवाद, यानी ये अगला चरण है, एक चरण बाद की बात है। और जो व्यवहारवाद में तो केवल व्यवहार का अध्ययन करते हैं, अब वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती, ठीक है। तो ये उत्तर व्यवहार उसका अगला चरण है। फिर देखिए उत्तर व्यवहार के अनुसार शोध किसी भी पद्धति से क्यों नहीं की जाए, उसे प्रासंगिकता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए।
उत्तर व्यवहारवादी प्रविष्टि से पूर्व सार पर बल देते हैं। यह राजनीति विज्ञान को मनन विज्ञान का स्थान पर कार्य विज्ञान बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक अपना खत्म हो गया। फिर राज्य और सरकार अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर ज़रूर समझ में आया होगा और मेरी बातों से आप समझ में हुए। ठीक है, तो आप PDF चाहे तो बाई कर लेना, टेलीग्राम अपना ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे भी मैं आपको जो बहुत सारी चीज़ें हैं प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।